नमस्ते दोस्तों, और आपका स्वागत है स्पूक कास्ट के इस खास एपिसोड में। 2024 खत्म होने को आया और आज के इस एपिसोड में हम लेके आए हैं बेस्ट ऑफ स्पूक कास्ट, उन स्टोरीज का कंपाइलेशन जो आपके दिल के करीब है। और बस इतना ही नहीं, अगले एपिसोड में हम एक क्रिसमस स्पेशल करने वाले हैं जिसमें हम शेयर करेंगे आपकी भेजी गई कहानियां। सो स्टे ट्यून्ड। तब तक के लिए सुनते रहिए स्पूक कास्ट। सुनते रहिए स्पूक कास्ट अभी और मंजिला के साथ। हम इंसानों की एक बहुत बुरी आदत होती है, अगर कोई हमसे कुछ करने को मना करे तो हम उसी को करते हैं और कई बार इसका अंजाम बहुत भयानक होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभी है और आज हम ऐसे ही 3 दोस्तों की कहानी सुनेंगे जिन्होंने कुछ ऐसा किया जिसे करने से पूरा शहर डरता था। भूतिया टेकड़ी। जंगल और पहाड़ों के बीच एक ऐसी जगह थी जहां एक समय लोग घूमने और पिकनिक करने जाते थे, पर रात में वहां जाना तब भी सेफ नहीं था। फिर भी बहुत से लोग रात में भी वहां नशा पानी करने जाते थे। मगर एक दिन वहां से लोगों के गायब होने की खबर आने लगी। बहुत से लोग जो रात में वहां गए थे वो कभी नहीं लौटे। अगले दिन वहां बस खून और मांस के टुकड़े मिले। ऐसी अफवाह फैल गई कि टेकड़ी में कुछ है। कुछ लोग कहने लगे कि वहां कोई जंगली जानवर रात में शिकार कर लोगों को मार रहा है, पर फॉरेस्ट ऑफिशियल्स को इसका कोई प्रमाण नहीं मिला। जो लोग वहां से जैसे तैसे बच कर आए वो सब एक काले साये के बारे में बात करते हैं। एक औरत का साया जो लोगों का शिकार कर रही थी। बुजुर्गों का कहना था वो काला साया एक चुड़ैल का था जिसे बरसों पहले लोगों ने पूजा पाठ करके जंगल में किसी पेड़ में कैद कर दिया था, पर वो किसी तरह लौट आई थी। वो अब भूखी थी और लोगों का शिकार कर उन्हें खा रही थी। रोहित, अमय और प्रणव बहुत दिनों से मिलने की सोच रहे थे। महीनों से हॉस्टल के दिनों की तरह मिलके कुछ पार्टी करने का प्लान था, पर प्लान बन नहीं रहा था। तीनों की शादी भी हो चुकी थी। रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से अब मिलना नहीं हो पाता। इसी वजह से परफेक्ट जगह ढूंढते हुए 3 महीने बीत चुके थे, पर प्लान नहीं बन रहा था। हेलो प्रणव, सुनना, मेरे दिमाग में एक धांसू प्लान आया। इस होली वाले वीकेंड पे चल भूतिया टेकड़ी पे बैठते हैं, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। पास में एक रूम भी बुक कर लेंगे, ज्यादा चढ़ गई तो सोने चले जाएंगे। तू पागल है क्या रोहित? उस जगह पर कोई नहीं जाता, तुझे पता है। फिर ऐसे बकवास प्लान क्यों बना रहा है? फिर से तेरा प्लान फ्लॉप हो जाएगा। अरे यार, भूत चुड़ैल ये कुछ नहीं होता यार। वो तो ऐसे ही बात फैला के रख दी लोगों ने ताकि वहां हमारे जैसे लोग दारू पीने ना जाए रात में। नहीं 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 नहीं, मुझे वहां नहीं जाना है। मैंने काफी बुरी बातें सुन रखी हैं वहां के बारे में। कितने लोग कहते हैं वहां एक चुड़ैल रहती है। सब पागल थोड़ी ना है रोहित। उन तीनों में प्रणव सबसे ज्यादा डरपोक था। रोहित और अमय को ऐसे एडवेंचर्स बहुत पसंद थे। अरे अच्छा सुन, एक काम करते हैं, हम वहाँ 5 बजे जाएंगे, तब रोशनी भी होगी। अगर ठीक नहीं लगा तो फिर रूम में आ जाएंगे, वहां पी लेंगे। हाँ बस, तब एक ही प्रॉब्लम होगी, रूम में खिड़की दरवाजे बंद करके सिगरेट नहीं पी पाएगा, हमें को एस्थमा अटैक ना आ जाए। रोहित को पता था ये सुनने के बाद प्रणव रूम में नहीं पीने बैठेगा, और वही हुआ। अमय से तो रोहित ने पहले ही बात कर सब ठीक करके रखा था। शनिवार दोपहर उन तीनों ने होटल में चेक इन किया। फिर शाम को रोहित की कार में बैठ भूतिया टेकड़ी पहुंचे। इस सुनसान टेकड़ी पर बस लंबे लंबे पेड़ थे और पहाड़ के ऊपर एक पुराना सा मंदिर। प्रणव के मुंह पर उस जगह का डर साफ दिख रहा था और रोहित उसको और डरा कर मजे दे रहा था। अमय को भी इस जगह पर अनईजी लग रहा था। इतने पेड़ थे चारों तरफ, शाम ढल चुकी थी, पर कोई पक्षियों की आवाज नहीं थी। अजीब सा सन्नाटा था, बस रोहित की आवाज चारों तरफ गूंज रही थी। यहाँ एक पुराना मंदिर भी है, अगर तेरी चुड़ैल आ भी गई तो हम मंदिर में चले जाएंगे। तू क्यों फालतू में डर रहा है? अब चल पार्टी शुरू करते हैं। 3 महीने से पोर्टल्स हमारा इंतजार कर रही है। वो तीनों टेकड़ी के ऊपर की तरफ चले गए और मंदिर से कुछ दूर एक चादर बिछा के जमीन पर बैठ गए। चारों तरफ सूखे पत्ते और खाली बॉटल्स पड़ी हुई थी। हॉस्टल की कहानियां, पुराने दिन की बातें, हंसी मजाक करते करते 3-4 घंटे बीत गए। तीनों को चढ़ चुकी थी।
रोहित ने अपना फोन निकाला और उन तीनों का फेवरेट गाना फोन पर प्ले कर दिया। वो तीनों नशे में झूमते हुए साथ साथ गाना गुनगुना रहे थे कि तभी प्रणव मस्ती के चक्कर में गिर पड़ा और जोर से चिल्लाया। रोहित ने देखा कि प्रणव के हाथ में एक कांच का टुकड़ा सीधा अंदर घुस गया है। इससे उसका काफी खून बहने लगा। ये देख के तीनों टेंशन में आ गए। उनके पास फर्स्ट एड का कोई सामान नहीं था। प्रणव अपने रुमाल से खून को रोकने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक मंदिर के पास वाले पेड़ों के पास से एक सरसराहट की आवाज आई। ऐसा लगा मानो कोई एक पेड़ से दूसरे पेड़ के पीछे भाग कर गया हो। और तीनों एकदम सजग होकर बैठ गए। तीनों मंदिर के पास वाले पेड़ों की तरफ देखने लगे, पर वहां कुछ नहीं दिखा। रोहित ने मंदिर की तरफ टॉर्च की लाइट भी मारी, पर कुछ नहीं था। वो उस तरफ देख ही रहे थे कि उनके बाएं तरफ के पेड़ के पीछे से भी वही आवाज आई। कोई भागकर एक पेड़ से दूसरे पेड़ के पीछे चला गया था। बस इस बार पेड़ दूर नहीं, उनसे बस 10-12 हाथ की दूरी पर ही था। अब एक और आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था कि कोई जोर जोर से हवा में कुछ सूंघ रहा हो। तीनों चुप थे। पार्टी का मूड बदल चुका था और नशा भी उतर गया था। हंसी मजाक सब बंद। तीनों बिल्कुल सतर्क होकर बैठे थे। कुत्ता होगा शायद। यहाँ इतनी शांति है, शायद इसीलिए इतने जोर से आवाज आ रही है, रोहित ने कहा। कुत्ता नहीं था ये किसी भारी चीज के दौड़ने की आवाज थी। और ये दूसरी आवाज, मुझे लगता है हमें यहां से चले जाना चाहिए। ऐसा कहकर प्रणव खड़ा हो गया। जो भी हो, कुत्ता हो या इंसान, यहाँ ऐसा बैठना मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। और हमारे पास तो फर्स्ट एड भी नहीं है। प्रणव का ज्यादा खून बहने से पहले चल रूम में वापस चलते हैं। ये कहकर अमय भी खड़ा हो गया। जल्दी जल्दी अपना सामान समेटकर वो तीनों टेकरी से नीचे उतरे और गाड़ी के पास पहुंचे। वो तीनों काफी डरे हुए थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि गाड़ी के पास लौटते वक्त कोई उनका पीछा कर रहा था, पर पीछे मुड़ने पर उन्हें कोई नहीं दिखा। वो तीनों गाड़ी अनलॉक करके अंदर बैठे ही थे कि तभी गाड़ी के छत पर एक धप सी आवाज आई। ऐसा लगा जैसे कुछ बड़ा और भारी गाड़ी के छत पे गिरा हो। प्रणव का मुंह सफेद पड़ गया। तीनों ने हड़बड़ाकर गाड़ी के दरवाजे लॉक कर दिए। गाड़ी के छत पर कोई अपने बड़े बड़े नाखूनों से आवाज कर रहा था, मानो वो छत को चीर कर गाड़ी में घुसना चाहता था। एक अजीब सी गुर्राने की आवाज आ रही थी। गाड़ी भगा और निकल यहाँ से रोहित, प्रणव ने कांपते हुए कहा। पर रोहित के हाथ इतने कांप रहे थे कि वो इग्निशन में अब तक चाबी ही नहीं डाल पाया था। तीनों उस अंधेरी रात में जंगल के अंदर गाड़ी में चुपचाप बैठे हुए थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो शायद यहाँ से कभी नहीं निकल पाएंगे। प्रणव का रुमाल खून से गीला हो चुका था। अमय उसे अपना रुमाल दे ही रहा था कि बड़े बड़े नाखूनों से भरा हुआ एक पंजा विंडो के बाहर से नोचने लगा। वो हाथ इंसानों जैसा था, पर मांस सड़ा और काला सा। नाखून इतने बड़े कि उससे किसी का खून भी किया जा सकता। गाड़ी के ऊपर से कोई गुर्राते हुए प्रणव की तरफ की खिड़की खोलने की कोशिश कर रहा था। प्रणव डर से बच्चों की तरह रोने लगा। रोहित के हाथ से चाबी जमीन पर गिर गई और वो झुककर अंधेरे में हाथों से उसे ढूंढ रहा था। तभी गाड़ी के पीछे एक और धप सी आवाज आई। ऐसा लगा जैसे छत पर जो कुछ भी था वो गाड़ी से उतर गया हो। और उसी वक्त रोहित को भी चाबी मिल गई और उसने इग्निशन ऑन किया। उसने गाड़ी के सामने लगे मिरर में एक बार देखा। उसे अंधेरे में बस 2 लाल जलती हुई बड़ी बड़ी आंखें दिखी। रोहित को ऐसा लगने लगा कि उसको हार्ट अटैक होने वाला है। वो तीनों जैसे तैसे वहां से निकले, पर अभी भी कोई तो था जो एक पेड़ से दूसरी पेड़ पर छलांग लगाकर उनका पीछा कर रहा था। उसकी आवाज से उन तीनों के कान फट रहे थे। फिर जंगल का रास्ता जैसे ही खत्म हुआ, उस आवाज को उन तीनों ने पीछे छोड़ दिया। पूरे रास्ते किसी ने कुछ नहीं कहा।
होटल पहुंचकर तीनों भागते हुए रूम में घुसे और सारे खिड़की और दरवाजे लॉक करने लगे। धीरे धीरे तीनों शांत हुए। अमय ने प्रणव का फर्स्ट एड किया। फिर रोहित और प्रणव में काफी जोरदार झगड़ा होने लगा। प्रणव ने पहले ही कहा था सबसे, टेकड़ी पर कुछ है। सुन रोहित, सब कुछ मजाक नहीं होता। हम तीनों ने देखा वहाँ कोई जानवर नहीं था। हम तीनों आज यहाँ कैसे बचकर आ पाए हैं ये हमें ही पता है। ऐसा कहकर प्रणव गुस्से से उठा और रूम के बाहर चला गया। सच कहें तो रोहित भी उस हादसे से हिल चुका था। जानवर हो या चुड़ैल, कोई उनका पीछा कर रहा था। प्रणव के खून को चखना चाहता था वो, इस बात में कोई दो राय नहीं थी। और वो लाल आंखें, उस बारे में उसने प्रणव और अमय से कुछ नहीं कहा। रोहित और अमय दोनों रूम में थे और बात करते करते दोनों की आंख लग गई। रात को रोहित की आंख खुली, उसको पानी पीना था। 2 बज रहे थे। उसने देखा कि अमय उसके साइड से गायब था। वो झट से उठा। उसने उठकर देखा तो वो रूम में अकेला था। रोहित ने सोचा प्रणव और अमय शायद सिटिंग एरिया में बैठे थे। सिटिंग एरिया से एक अजीब सी आवाज आ रही थी। वो उठकर धीरे धीरे उधर गया। यहाँ सिर्फ एक नाइट लैम्प और टीवी ऑन था। सोफा खाली था। अमय और प्रणव दोनों नहीं थे वहां। अंधेरे में वो रूम के चारों तरफ देखने लगा। वहां की खिड़की खुली हुई थी। उसे बहुत डर लगने लगा। तभी उसे सोफा के उस तरफ जमीन पर कोई पड़ा हुआ दिखाई दिया। वो झट से उस तरफ गया, लेकिन उन पैरों के घुटनों से ऊपर कुछ भी नहीं था। शरीर गायब था। किसी ने मांस निकाल लिया था शरीर से। चारों तरफ खून और मांस के टुकड़े पड़े हुए थे। पास में ही अमय के कपड़े भी पड़े थे। रोहित डर से पीछे हटने गया तो खून में फिसलकर जमीन पर गिर गया। उसकी नजर दीवार की तरफ गई। उसे प्रणव दिखा, दीवार के कोने में जमीन से 8-9 फीट ऊपर। प्रणव के सामने एक बहुत लंबी औरत खड़ी थी। उसने अपने एक हाथ से प्रणव को गले से पकड़कर हवा में लटका कर रखा था। उसके बड़े बड़े नाखून प्रणव के गले में धंसे हुए थे। दूसरे हाथ के नाखून से वो प्रणव के शरीर में धंसाकर कुछ निकाल कर खा रही थी, शायद उसका मांस। रोहित डर से कांपने लगा। प्रणव भी शायद अमय की तरह मर चुका था। उसके शरीर पर कोई शर्ट नहीं थी। शरीर खून से लथपथ था। वो औरत प्रणव के मांस को बड़े चाव से चबा चबा के खा रही थी, जैसे कि वो बहुत दिनों से भूखी हो। अपने लंबे जीभ से प्रणव के शरीर पर रिस रहे खून को चाट रही थी वो। अचानक उसने अपनी पूरी गर्दन पीछे मुड़कर रोहित की तरफ देखा। उसकी 2 लाल जलती हुई बड़ी बड़ी आंखें ठीक वैसे ही थीं जैसे रोहित ने गाड़ी के मिरर में देखा था। उसका मुंह उसके कानों से गले तक खुला हुआ था। उसके नुकीले दांतों से अमय के शरीर से निकला हुआ मांस लटक रहा था। उसके लंबे लंबे बिखरे हुए बाल खून में गीले होकर उसके मुंह पर चिपक गए थे। वो रोहित की तरफ देखकर बोली, कितने महीनों से मैंने कुछ नहीं खाया। आज तुम तीनों टेकरी पर आए, अच्छा किया। इसका खून तो मैंने वहीं पर चख लिया था। अब मैं जी भर के तुम लोगों का मांस खाऊंगी। क्या पता फिर कितने दिनों के बाद कोई शिकार मिले। ऐसा कहकर उसने अपना मुंह खोला। उसके खून से सने नुकीले दांत कान से गले तक खुल गए। फिर वो रोहित की तरफ एक छलांग लगाकर झपटी। अगले दिन जब शाम तक उन तीनों ने चेकआउट नहीं किया, ना दरवाजा खोला, तब होटल वालों ने रूम खोलकर देखा। पूरा रूम खून से लथपथ था। दीवार, जमीन, पर्दे, बिस्तर, ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां खून नहीं था। जगह जगह पे मांस के टुकड़े पड़े हुए थे। पूरे रूम से आने वाली खून की गंध से सबका जी मचला रहा था। पर रोहित, अमय और प्रणव, वो तीनों गायब हो चुके थे।
भूतिया टेकड़ी पर गायब हुए दूसरे लोगों की तरह। Tilly, tilly, boy, close your eyes now. Someone's walking outside and knocks on the door. नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए एक हॉन्टेड डॉल की कहानी लाए हैं जो अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थी। शाम का समय था। जोरों से बारिश हो रही थी। दरवाजे पर दस्तक सुन मानव ने दरवाजा खोला, पर बाहर कोई नहीं था। दरवाजा बंद करने के लिए उसने जैसे ही हाथ बढ़ाया, उसने देखा कि सामने जमीन पर न्यूज़पेपर में रैप किया हुआ एक बड़ा सा पार्सल पड़ा था। उसने न्यूज़पेपर हटाकर देखा, अंदर एक गुड़िया थी। इस गुड़िया के बाल काले रंग के ऊन से बने थे और आंखों को बटन्स लगाकर बनाया गया था। वो गुड़िया काफ़ी बड़ी थी। उसके मुंह पर लाल रंग के ऊन से होठ बने थे जिस पर एक अजीब सी हंसी थी। मानव सहम उठा क्योंकि वो इस गुड़िया को पहचानता था। ये उसके 11 साल की बेटी की दोस्त लीला की डॉल थी। लीला अपनी सौतेली माँ और पापा के साथ उनके घर से 10 मिनट की दूरी पर रहती थी। रोज शाम इसी समय पर वो मानव के घर अपनी इस डॉल के साथ आती और श्रुति के साथ खेलती। लीला 3-4 घंटे खेलती, फिर मानव उसे घर छोड़ाता। यही उनका रोज का रूटीन था। पर पिछले 1 हफ्ते से लीला खेलने नहीं आ रही थी। वो मिसिंग थी। और 2 दिन पहले जंगल के पास नाले में पुलिस को उसकी लाश बरामद हुई थी और उस लाश के पास ये गुड़िया। मानव ने नीचे देखा। वो गुड़िया उसके हाथों में एक बेजान लाश की तरह पड़ी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस गुड़िया को उसके दरवाजे पर किसने छोड़ा। इस डॉल को तो पुलिस एविडेंस कलेक्ट करते वक्त ले गई थी। उसने सोचा कि कल ऑफिस जाने से पहले पुलिस स्टेशन में उस डॉल को दे आऊँगा, और बिना समय गंवाए उसने अपने पार्किंग के कॉर्नर में रखे एक स्टोरेज बॉक्स में उस गुड़िया को रख दिया। पापा, लीला आई है क्या? नहीं बेटा, न्यूज़पेपर वाले भैया पैसा लेने आए थे। और लीला कैसे आएगी बेटा? वो तो अपने दादी के घर चली गई है ना, हमेशा के लिए। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था ना। फिर मानव और उसकी वाइफ शर्मिष्ठा ने श्रुति को लीला के मर्डर के बारे में कुछ नहीं बताया था। उसने दरवाज़ा बंद किया, फिर अंदर जाकर शर्मिष्ठा को पूरी बात बताई। दोनों काफ़ी हैरान थे कि मर्डर सीन का एविडेंस उनके दरवाजे के बाहर कैसे आ पहुंचा। रात को खाना खाने के बाद मानव और शर्मिष्ठा टीवी देख रहे थे। श्रुति डाइनिंग टेबल के पास खेल रही थी। अचानक मानव ने नोटिस किया कि श्रुति के पास से फुसफुसाकर बात करने और हंसने की आवाज आ रही थी। वो झट से उठा और उसके पास गया। जमीन पर दरी के ऊपर फैले खिलौनों के बीच श्रुति के सामने लीला की डॉल थी। श्रुति उस डॉल के कान में कुछ कह रही थी और जोर जोर से हंस रही थी। मानव हैरान था, पर उसे गुस्सा भी आ रहा था। श्रुति, तुम्हें ये डॉल कहाँ मिली? पापा, ये तो मेरे स्टडी टेबल के चेयर पर रखी थी। मुझे लगा कि आपने या मम्मी ने रखी है। वैसे लीला अपने इस डॉल के बिना कहीं नहीं जाती थी। वो अपनी डॉल हमारे घर छोड़ दादी के घर क्यों चलेगी पापा? मानव को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। लीला शायद गलती से इसे छोड़कर गई है बेटा। मैं कल ही इस डॉल को उसे कुरियर कर दूंगा। ये मुझे दे दो और तुम अब सोने चले जाओ। श्रुति खिलौने समेटकर अंदर चली गई। मानव को काफी अजीब लग रहा था। शाम से अजीबोगरीब घटनाएं घट रही थी। अगर बारिश नहीं होती तो वो इस गुड़िया को अभी पुलिस स्टेशन ले आता। लीला के मर्डर के बाद वो और शर्मिष्ठा काफी शौक में थे। वो दोनों लीला को बहुत प्यार करते थे। लीला की सौतेली माँ उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव करती थी, इसलिए वो दोनों उसे श्रुति जैसे ही परिवार का हिस्सा समझते थे। उसकी इतनी दर्दनाक मौत ने उसे और शर्मिष्ठा को काफी हिला दिया था। उस पर आज शाम से इस डॉल का बार बार इस तरह से सामने आना उसे और परेशान कर रहा था। जब मानव ने बेडरूम में आकर शर्मिष्ठा से इस बारे में बात की, तब उसने मानव से कहा, श्रुति छोटी है, शायद वही डॉल पार्किंग से उठाकर अंदर लाई होगी, पर अब डांट की डर से झूठ बोल रही है।
मानव ने इस बारे में और कुछ नहीं कहा और थोड़ी देर बाद वो सो गया। रात के 2 बजे अचानक शर्मिष्ठा की आंख खुली। चारों तरफ सन्नाटा था, बस एक हल्की सी आवाज आ रही थी। शर्मिष्ठा ने ध्यान से सुना। ऐसा लग रहा था कि कोई रो रहा है। वो उठकर बिस्तर से उतरी और रूम के बाहर निकली। उसने देखा कि श्रुति के रूम से रोने की आवाज आ रही है। उसने जैसे ही श्रुति के रूम का दरवाजा खोला, उसने देखा कि श्रुति जमीन पर बैठी हुई थी और उसके सामने लीला की डॉल थी। शर्मिष्ठा के पैर वहीं जम गए। श्रुति, ये डॉल तुम इसे वापस अंदर क्यों लेकर आई? अगर पापा ने देख लिया तो पता है ना बहुत डांट पड़ेगी। और ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही थी? तुम रो तो नहीं रही थी ना? मम्मा, मैंने इस डॉल को अंदर नहीं लाया, मैं सो रही थी। फिर अचानक से रोने की आवाज आने लगी तो मैंने उठकर देखा तो ये डॉल मेरे बेड पर मेरे पैरों के पास थी और इसके अंदर से ना मम्मा एक आवाज आ रही थी रोने की। क्या? कुछ भी श्रुति, तुमने सपना देखा होगा बेटा। अब जाओ, चलो सो, कल स्कूल है ना। और ये डॉल मुझे दे दो, पापा ने अगर देख लिया ना तो बहुत डांट पड़ेगी। शर्मिष्ठा सोच में पड़ गई। वो डॉल उसके हाथ में थी। उसने डॉल को उठाकर देखा, कहीं इस डॉल के अंदर कोई मशीन तो नहीं जिससे रोने की आवाज आ रही थी। उसने डॉल को अच्छी तरह खंगाल कर देखा पर उसे कुछ नहीं मिला। उसे अब थोड़ा डर लग रहा था क्योंकि रोने की आवाज तो उसने बिल्कुल साफ सुनी थी। और ये डॉल घर के अंदर वापस कैसे आ गई? मानव ने तो उसके सामने पार्किंग वाले स्टोरेज में से रखा था। श्रुति भी नींद में ही थी। वो इतनी रात में थोड़े ही ना घर के बाहर पार्किंग से जाकर डॉल लेकर आएगी। उसने श्रुति का दरवाजा बंद किया, फिर उस डॉल को अपने रूम में लाकर उसे कबर्ड में बंद करके रख दिया। शर्मिष्ठा को अब एक अजीब से डर का एहसास हो रहा था। वो अब शाम से घट रही घटनाओं के बारे में सोच रही थी। ये सब क्या हो रहा था उसके घर में? ये दूसरी बार था कि डॉल घर के अंदर थी और वो रोने की आवाज, वो तो उसने एकदम साफ सुनी थी। ये सब सोचते सोचते उसकी आंख लग गई। कुछ देर बीते ही होंगे कि अचानक उसकी एकदम से नींद खुली। वो घबरा कर उठी और उसके गले से एक चीख निकल गई। शर्मिष्ठा, शर्मिष्ठा, क्या हुआ तुम्हें? तुम चिल्लाई क्यों? क्या हुआ? मानव, मुझे ऐसा लगा जैसे कुछ मेरे शरीर के ऊपर चल रहा था, कुछ भारी सा, कुछ बड़ा। ये कहकर शर्मिष्ठा रोने लगी। अरे रुको, मैं लाइट जलाता हूँ अभी, शायद वो बिल्ली दोबारा घर में घुस गई है। नहीं मानव, जो भी था वो बिल्ली से काफी भारी था। और क्या शर्मिष्ठा? पता नहीं तुम यकीन करोगे कि नहीं। तुम यकीन नहीं करोगे मानव, लेकिन जो कुछ भी मेरे ऊपर चल रहा था उसके 4 पैर नहीं 2 पैर थे। मानव ने लाइट ऑन किया। शर्मिष्ठा ने उठकर अपना बिस्तर चेक किया। उसके सफेद चादर के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे 2 जोड़ी पैरों के निशान थे, पैरों से उसके गले तक। मानव, ये छोटे छोटे पैरों के निशान, ये निशान। उसने डरते डरते कबर्ड की तरफ इशारा किया। कबर्ड का एक डोर खुला हुआ था और वो डॉल वो आधी बाहर लटक रही थी। उसके मुंह पर एक अजीब सी मुस्कान थी। फिर अचानक उसने अपना मुंह एक झटके से शर्मिष्ठा की तरफ मोड़ा। अरे, ये डॉल यहाँ कैसे आ गई? मानव ने पीछे मुड़कर उस डॉल को देखा ही था और उसे एक धप सी आवाज सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा, शर्मिष्ठा बेहोश हो गई थी। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आया तब उसने मानव को श्रुति के रूम से आने वाली आवाज के बारे में सब कुछ बताया। मानव, उस डॉल में कुछ है, मैं कह रही हूँ उस डॉल में कुछ है। मुझे लगता है कि मेरे ऊपर वो डॉल ही चल रही थी। तुमने तो उसके पैर के निशान भी देखे ना, इतने छोटे पैर के निशान उस डॉल के ही थे। पर शर्मिष्ठा, कोई डॉल कैसे चल सकती है? शायद तुम कोई सपना देख रही थी। नहीं मानव, बेहोश होने से पहले उस डॉल ने अपनी गर्दन मोड़कर मेरी तरफ देखा था। मैं तब होश में थी, तुमसे बात कर रही थी। और वो रोने की आवाज, वो तो मैंने और श्रुति ने, हम दोनों ने सुनी थी। श्रुति ने तो कहा भी था कि मम्मा उस डॉल के अंदर से आवाज आ रही थी, पर मैं पागल थी, तब मुझे इस बात पर यकीन ही नहीं हुआ। पर
अब मुझे यकीन हो गया है, उस डॉल में ज़रूर कुछ है मानव। मैंने उसे कबर्ड में बंद करके रखा था, फिर वो बाहर कैसे आ गई? उसे यहाँ से निकल कर कहीं प्लीज़ फेंक दो, मुझे डर लग रहा है उसे देखकर। वो कुछ कर देगी मानव, प्लीज़ उसे फेंक दो तुम अब मानव को भी डर लग रहा था, कुछ तो अजीब था उस डॉल में। इतनी रात में मैं इसे कहाँ फेंकूं शर्मिष्ठा? अभी के लिए इसे मैं लॉक करके रखता हूँ। कल सुबह होते ही मैं इसे पुलिस स्टेशन दे आऊंगा। तुम डरो मत, मैं हूं ना यहाँ। तुम सोने की कोशिश करो। मानव ने उस गुड़िया को कबर्ड में बंद कर कबर्ड लॉक कर दिया। फिर सोने आ गया, पर उस रात उन दोनों में से किसी को भी नींद नहीं आई। अगली सुबह 8 बजते ही मानव ने उस डॉल को अपनी गाड़ी की डिक्की में रखा और पुलिस स्टेशन के लिए रवाना हो गया। वो आधे रास्ते पहुंचा ही था कि उसे अचानक शर्मिष्ठा का कॉल आया। हाँ शर्मिष्ठा, बोलो। मानव वो डॉल वो डॉल क्या? मानव वो डॉल अभी भी श्रुति के रूम में है। क्या? हाउ इज इट इवन पॉसिबल शर्मिष्ठा? मैंने खुद उसे डिक्की में रखा है और मैं 10 मिनट में पुलिस स्टेशन पहुंचने वाला हूँ। नहीं मानव, वो डॉल यहीं पर है। तुम गाड़ी रोको और चेक करो। बच्चे स्कूल गए हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है मानव। मैं श्रुति का रूम साफ करने गई थी तो वो डॉल मुझे वहां दिखी। तुम प्लीज घर वापस आ जाओ। तुम घर वापस आ जाओ मानव, प्लीज। ठीक है, रिलैक्स, मैं वापस आ रहा हूँ। तुम बेडरूम में जाकर बैठो और दरवाजा बंद कर लो। फोन कट कर मानव ने अब अपनी गाड़ी साइड में रोकी और डिक्की खोलकर देखा। गाड़ी में सच में वो डॉल नहीं थी। मानव को बहुत अच्छी तरह से याद था कि उसने खुद अपने हाथों से डॉल को डिक्की में रखा था और फिर वो गाड़ी लेकर निकल गया था। ना वो रास्ते में कहीं रुका, ना उसने डिक्की खोली। फिर वो डॉल घर वापस कैसे पहुंच गई? वो फटाफट गाड़ी में बैठा और घर के लिए निकल गया। वहाँ शर्मिष्ठा डर से कांप रही थी। उसके कपड़े पसीने से गीले हो चुके थे। अचानक उसे श्रुति के रूम के दरवाजे के जोर से खुलने की आवाज आई। फिर कोई धीरे धीरे चलकर श्रुति के रूम से बाहर निकला और उसके बेडरूम के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। शर्मिष्ठा डर से सिसक रही थी। उसने कांपते हुए हाथों से एक चेयर दरवाजे पर टिका दिया और आकर कॉर्नर में खड़ी हो गई। दरवाजे के पास पहुंचकर वो पैरों की आवाज रुक गई। फिर अचानक दरवाजे पर कोई बहुत जोर जोर से मुक्की मारने लगा। दरवाजा जोर से हिलने लगा। शर्मिष्ठा को लग रहा था कि दरवाजा कभी भी टूट जाएगा। फिर अचानक वो आवाज आनी भी बंद हो गई। फिर दरवाजे की दूसरी तरफ से एक आवाज आई। आंटी, आंटी, मैं लीला। आप दरवाज़ा नहीं खोलोगे? खोलो ना आंटी। शर्मिष्ठा के शरीर में सिहरन दौड़ गई। ये आवाज़ सच में लीला की थी। वही लीला जिसके अंतिम संस्कार में वो और मानव दोनों गए थे। इसका मतलब उस गुड़िया में लीला की आत्मा थी। तुम चली जाओ लीला, प्लीज तुम चली जाओ। मुझे बहुत डर लग रहा है लीला, तुम प्लीज चली जाओ बेटा। चली जाओ? पर आंटी, मैं तो आपके पास रहने आई हूँ ना। याद है ना आपको? आप मुझे हमेशा कहती थी तुम्हारी सौतेली मम्मी अच्छी नहीं तो क्या हुआ लीला, मैं तो हूँ ना। मैं और अंकल तुम्हारा हमेशा ध्यान रखेंगे, श्रुति की तरह। तो अब मैं वापस आ गई हूँ। अब आप और अंकल मेरा ध्यान रखोगे ना आंटी? मेरी सौतेली मम्मी ने तो मुझे मार दिया, पर आप मुझे प्यार करोगे ना? नहीं लीला, तुम अब यहाँ नहीं रह सकती बेटा। मैं और अंकल तुमसे बहुत प्यार करते थे, पर अब तुम दूसरी दुनिया जा चुकी हो लीला। तुम वहाँ चली जाओ बेटा। तुम अब इस दुनिया में नहीं रह सकती। तुम लौट जाओ अपनी दुनिया में लीला, लौट जाओ। दूसरी दुनिया? तो क्या हुआ आंटी, मैं आपको और अंकल को भी उस दूसरी दुनिया में ले चलूँगी। फिर तो हम तीनों मिलकर साथ रहेंगे ना। बोलो ना आंटी, कितना मजा आएगा। और दरवाजा खोलो ना अब। ऐसा कहकर लीला फिर दरवाजे पर मुक्की मारने लगी। शर्मिष्ठा की गले से अब एक शब्द बाहर नहीं निकल रहा था। वो चुपचाप जमीन पर बैठ डर से कांपते हुए मानव का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर बाद जब मानव घर लौटा, वो अपने ही घर को पहचान नहीं पा रहा था।
ऐसा लग रहा था मानो घर में कोई तूफान आया था। पूरे घर का सामान चारों तरफ फैला हुआ था और चारों तरफ दीवारों पर खून से बड़े बड़े अक्षरों में लीला लिखा हुआ था। और उसके अपने बेडरूम के बाहर जमीन पर दरवाजे से टिककर लीला की डॉल बैठी थी। उस गुड़िया के दोनों हाथ बिल्कुल लाल थे, मानो खून से रंगे हो, और उसके मुंह पर एक अजीब सी मुस्कान थी। मानव ने उस गुड़िया को उठाकर हॉल में फेंक दिया और किसी तरह दरवाज़ा खोला। शर्मिष्ठा अंदर बेहोश पड़ी थी। उसने शर्मिष्ठा को उठाया और कार में बिठाकर उसे डॉक्टर के पास ले गया। शर्मिष्ठा के होश में आने पर सब कुछ जानकर मानव ने वहीं से अपने एक दोस्त को फ़ोन किया और सब बताया। तब उसके दोस्त ने एक साधु का नंबर उसे दिया जो ऐसी शक्तियों को काबू कर सकता था। मानव ने साधु को फ़ोन किया और सब कुछ बताया और अगले ही दिन घर पर पूजा विधि करने को कहा। उस रात मानव, शर्मिष्ठा और श्रुति होटल में ही रहे। अगले दिन शर्मिष्ठा, मानव और वो साधु पूजा के सामान के साथ घर पर पहुंचे। वो डॉल आज सोफा पर बैठी हुई थी। दीवारों पर आज चारों तरफ खून से बहुत कुछ लिखा हुआ था। साधु ने बिना वक्त गवाए क्रिया आरंभ की और 3 सुरक्षा चक्र बनाए और उस डॉल को उन तीनों चक्रों के बीच में रख दिया। फिर वो मंत्र जाप करने लगे। पहले कुछ देर तो कुछ नहीं हुआ, पर धीरे धीरे उस डॉल के अंदर से डरावनी आवाज़ें आने लगी। कभी लीला की आवाज़ और कभी किसी आदमी की। ऐसा लग रहा था मानो कोई दर्द से चिल्ला रहा हो। फिर धीरे धीरे वो आवाज़ आनी बंद हो गई। 3-3.5 घंटे की विधि के बाद उस पंडित ने उस गुड़िया का विधि के अनुसार अंतिम संस्कार कर उसे यज्ञ की अग्नि में जला दिया। फिर घर की सुरक्षा के लिए उन्होंने घर में चारों तरफ शांति जल छिड़काया और फिर मानव और शर्मिष्ठा से कहा, कई बार हम अनजाने में कुछ ऐसी बातें कह जाते हैं बेटा, जिसका फल हमें बाद में भुगतना पड़ता है। आप दोनों का लीला को अपने बच्चे की तरह देखना और उसे ये कहना कि हम तुम्हारा हमेशा ध्यान रखेंगे, इस बात को लीला कभी भुला नहीं सकी। लीला की सौतेली माँ ने सच में उसे मरवाया है या नहीं, ये तो पुलिस पता करेगी, पर वो आप दोनों को अपने माता पिता से भी ज्यादा प्यार करती थी, ये बात पक्की है। प्यार की कमी ने उसे आप दोनों के और करीब कर दिया था। शायद इसीलिए जो सपना वो जीवित रहते हुए पूरा नहीं कर पाई, वो उसने मरने के बाद पूरी करने की सोची। अपनी सबसे प्यारी चीज उस गुड़िया को उसने काबू किया और उसके जरिए अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश की। इससे पहले कि कुछ अनहोनी हो जाती, हमने उसे रोक दिया है, वरना क्या पता आप दोनों का प्यार वापस पाने के लिए वो आप दोनों या फिर आपकी बेटी के साथ कुछ गलत कर देती। शर्मिष्ठा और मानव चुप थे। उन्होंने लीला की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। उस दिन के बाद उनके साथ कोई अनहोनी घटना नहीं घटी, पर 2 महीने बाद उन्होंने वो घर छोड़ दिया। उस घटना को अब 6 महीने बीत चुके हैं। रोहित और सुप्रिया अपनी बेटी साक्षी के साथ 1 हफ्ते पहले उनके घर में शिफ्ट हुए हैं। संडे को रोहित टीवी पर क्रिकेट मैच देख रहा था। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। दरवाजे पर दस्तक सुन रोहित ने दरवाज़ा खोला, पर बाहर कोई नहीं था। दरवाज़ा बंद करने के लिए उसने जैसे ही हाथ बढ़ाया, उसने देखा कि सामने ज़मीन पर न्यूज़पेपर में रैप किया हुआ एक बड़ा सा पार्सल पड़ा था। उसने न्यूज़पेपर हटाकर देखा, अंदर एक गुड़िया थी। Tilly, Tilly boy, close your eyes now. Someone's walking outside and knocks on the door. सूरज ढल चुका था जब विजय सिंह ने अपने गांव कल्याणपुर में अपनी पुरानी हवेली के दरवाजे पर कदम रखा। वो 23 साल बाद विदेश से गांव लौटा था। एक अजीब सी डरावनी आवाज के साथ वो लकड़ी का विराट दरवाजा चरमराता हुआ खुल गया। अजीब सी एक धूल की एक गंध उसके नाक में घर कर गई। उसने चारों तरफ देखा। हवेली अब पहली जैसी नहीं थी। दीवारों पर बेलों और जंगलों का कब्जा हो चुका था। अरे कौन है भाई? रुक जाओ, रुक जाओ, अंदर मत जाओ।
हवेली के अंदर मत जाओ भाई, मरना है क्या तुम्हें? अचानक विजय को दूर से एक आवाज सुनाई दी। पीछे करीब 40 हाथ दूर हवेली के गेट के बाहर 2 बुजुर्ग गांव वाले खड़े थे। उनके चेहरे पर डर था। विजय धीरे धीरे चलता हुआ उन बुजुर्गों के पास पहुंचा। नमस्ते चाचा, मैं विजय, जमींदार राघव सिंह का पोता। आप कुछ कह रहे थे? ये सुनते ही दोनों गांव वालों ने एक दूसरे को हैरानी से देखा। नमस्ते बेटा, मैं दिनकर और ये रामलाल, हम लोग गांव में ही रहते हैं। दरअसल यहाँ जो हुआ उसके बाद हमें लगता है कि तुम्हें कभी वापस नहीं आना चाहिए था। यहाँ जो हुआ? मैं कुछ समझा नहीं चाचा। तभी दूसरे आदमी ने पहले आदमी को कोहनी मारकर चुप कराते हुए बात बदलते हुए कहा। अरे कुछ नहीं, दिनकर कह रहा है कि तुम विदेश में पढ़ने चले गए थे ना बेटा, कभी वापस नहीं आए, तो हमें लगा कि तुम कभी नहीं लौटोगे, बस और कुछ नहीं। पर आप कुछ मरने की बात कर रहे थे ना चाचा? नहीं, वो तो हम तुम्हें रोक रहे थे क्योंकि हवेली की हालत ठीक नहीं है ना, जगह जगह से टूट चुकी है, बस इसलिए। अच्छा, अब हम चलते हैं, नमस्ते। ये कहकर वो दोनों आदमी हड़बड़ाहट में वहां से चले गए। विजय को कुछ अजीब सा लगा, पर वो जानता था कि वो आदमी झूठ बोल रहा था। उस रात विजय अपने पुराने कमरे में सोया हुआ था जब एक आवाज ने उसे जगा दिया। दूर पहली मंजिल के कमरे में कोई आदमी डर से चिल्ला रहा था और उसकी आवाज पूरी हवेली में गूंज रही थी। विजय बिस्तर पर उठकर बैठ गया। आवाज बहुत डरावनी थी, मानो जो भी चिल्ला रहा था कोई उसे बहुत यातना दे रहा हो। विजय कमरे के बाहर आया। हवेली के पहली मंजिल के किसी कमरे में शायद कोई बंद था और चीख रहा था। आवाज अब और अच्छे से सुनाई देने लगी थी। विजय आवाज का पीछा करते हुए एक अंधेरे कॉरिडोर में पहुंचा जहां बहुत सारे दरवाजे थे। दोनों तरफ दीवारों पर बड़े बड़े पेंटिंग्स रखी हुई थी। जैसे ही वो आगे बढ़ा उसे महसूस हुआ इस जगह पर बाकी हवेली की तुलना में तापमान काफी कम था। वो चीख अब और तेज हो गई थी और उस चीख के साथ अब किसी के हंसने की भी आवाज आ रही थी। विजय ने अपने कदम तेज किए और दरवाजों को एक एक कर खोल कर देखने लगा। उसे अब ऐसा लग रहा था मानो पेंटिंग में बनी आकृतियों की आंखें उसे देख रही थी। 3 दरवाजे खोलने के बाद कॉरिडोर के अंत में अचानक उसे अपने दादा राघव सिंह का एक पोर्ट्रेट दिखा। वो पोर्ट्रेट इतना बड़ा था कि एक क्षण के लिए तो उसे लगा कि वहां कोई वाकई में खड़ा था। विजय वहीं खड़ा हो गया और पोर्ट्रेट को देखने लगा। उस पोर्ट्रेट में जमींदार राघव सिंह की आंखें डरावनी और अजीब थीं, मानो उनमें जान हो और वो विजय को घूर रही थी। तभी एक आवाज आई, मानो कोई दरवाजा खोल बाहर आकर किसी टेबल से टकराया हो। कौन है वहां? विजय ने हल्की आवाज में पूछा। पर चारों तरफ अब बिल्कुल सन्नाटा था। विजय ने डर डर के दोबारा उस पेंटिंग की तरफ देखा और उसके शरीर में बिजली दौड़ गई। राघव सिंह के फोटो के ठीक सामने एक शरीर खड़ा था, करीब 6 फीट लंबा, कुर्ते पैजामे में, पर बिना किसी सर का। विजय के पैर वहीं जम गए। उस सरकटे आदमी के गले से काफी खून बाहर गिर रहा था, जिससे आसपास की जमीन अब गीली हो रही थी। एक अजीब सी आवाज उस शरीर के अंदर से आ रही थी। कुछ सेकंड्स वो सरकटा उसी फोटो के सामने खड़ा रहा। फिर उसने धीरे धीरे अपने दोनों हाथ ऊपर किए और तेजी से विजय की तरफ बढ़ने लगा। विजय अंदर तक कांप गया था। वो बस किसी तरह भागते भागते अपने कमरे पहुंचा और फिर उसने दरवाजा बंद कर दिया। बाकी की रात वो जागा रहा क्योंकि उसे पता था कि वो सरकटा उसके दरवाजे के बाहर ही घूम रहा था। अगली सुबह विजय ने गांव वालों से जवाब लेने की सोची। वो गांव के बुजुर्ग प्रसाद जी के पास पहुंचा, जो एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे। आसपास कुछ और लोग भी जमा थे। नमस्कार प्रसाद जी, मेरे परिवार के साथ क्या हुआ था?
मुझे बताइए, विजय ने पूछा। उसकी आवाज बाहर से शांत थी, लेकिन उसके अंदर एक तूफान चल रहा था। प्रसाद जी का चेहरा सफेद पड़ गया। इस बारे में तुम जितना कम जानो बेटा उतना ही अच्छा है, और मेरी मानो तो तुम वापस चले जाओ, तुम्हारी जान को खतरा है। मुझे पता है कि मेरी जान को खतरा है। कल रात विजय चुप हो गया। प्रसाद जी, आप मुझे बताएं कि सच क्या है। बचपन में जब माँ बाबा, दादा दादी और बाकी परिवार वाले गुजर गए, तब सबने मुझसे कहा था कि उनका एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन अब मुझे लगता है कि सबने मुझसे झूठ कहा था। कोई तो बात है। हर कोई मुझे वापस जाने को क्यों कह रहा है? कल उन दो गांव वालों ने अनजाने में कहा कि मेरी जान को खतरा है। कल रात जो मैंने देखा और आज आप भी, सच क्या है? मुझे प्लीज बताइए प्रसाद जी। तुमने कल रात उसे देखा? प्रसाद जी ने विजय से पूछा। किसे? विजय ने कहा। प्रसाद जी चुप रहे। तब जाके विजय ने कल रात की बात सबको बताई। विजय की बात सुनते ही सब घबरा कर एक दूसरे को देखने लगे और भगवान का नाम लेने लगे। दबी आवाज में सब कहने लगे। तब प्रसाद जी ने विजय को सच बताया। तुम्हारे दादाजी जमींदार राघव सिंह ने एक दुष्ट देवी नरकिनी को पूजा और विधियों द्वारा जागरूक किया। ये सब उन्हें काली शक्तियों के एक तांत्रिक ने सिखाया, जिसका नाम जगदीश्वर था। तांत्रिक की मदद से उन्होंने देवी नरकिनी के साथ एक समझौता किया, धन और शक्ति पाने के लिए। उस समझौते के मुताबिक हर अमावस की रात देवी को एक नर बलि भेंट देनी पड़ती थी। बदले में देवी नरकिनी जमींदार को धन, दौलत, शोहरत, उनकी जो भी इच्छा थी उसको पूरा करती थी। हर अमावस की रात हवेली में दर्दनाक चीखें गूंजती थी। सालों तक राघव सिंह ने गांव वालों की बलि चढ़ाई, उनका खून हवेली की मिट्टी में बहाया। गांव की जनसंख्या कम होने लगी, पर जमींदार नहीं रुके। उनके लालच का जैसे कोई अंत ही नहीं था। लेकिन सबसे बड़ा छल तब हुआ जब उन्होंने एक बार नर बलि के लिए उपयुक्त किसी को ना पाकर तांत्रिक को ही छल से बलि चढ़ा दिया। वो तांत्रिक जो देवी नरकिनी का सीधा साधक था, वो तांत्रिक जिसने जमींदार को ये विधियां सिखाई, वो तांत्रिक जो पूरे जीवन उनकी सेवा में लगा रहा। तांत्रिक के मौत के बाद वो सरकटा बन गया, जो तुम्हारे परिवार से बदला लेना चाहता था, पूरे परिवार को खत्म करना चाहता था, और उसने ऐसा ही किया। उसके मौत के बाद सरकटा बनकर वो हर अमावस्या को तुम्हारे परिवार के किसी न किसी सदस्य की बलि देता रहा, देवी नरकिनी को, और धीरे धीरे तुम्हारा पूरा परिवार खत्म हो गया। नर बलि उसके बाद बंद हो गई। पर अगर कोई तुम्हारे हवेली में जाता है तो फिर कभी बचकर नहीं आता। वो सरकटा उसकी भी बलि दे देता है देवी को। आज भी हर अमावस्या को हवेली से यज्ञ के मंत्र सुनाई देते हैं। वो सरकटा आज भी देवी की पूजा करता है। तुम उस श्रापित हवेली में मत रहो बेटा। तुम अगर वहां लौटे तो वो सरकटा तांत्रिक तुम्हारी भी बलि चढ़ा देगा देवी नरकिनी को। देवी रक्त की प्यासी है, और हम नहीं चाहते कि कोई और नर बलि हो और देवी जाग जाए। प्रसाद जी ने विजय से कहा। विजय पूरे दिन गांव में ही रहा। उस शाम जब विजय गांव से हवेली लौटने के लिए उठा, गांव के माहौल में एक बदलाव था। गांव वाले धीरे धीरे बातें कर रहे थे और डर भरी नजर से उसे देख रहे थे। अपने दादा की हरकतों का सच जानने के बाद विजय हवेली पहुंचा। गांव वालों की बात ने उसे अंदर तक हिला दिया था। उसे इन बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, पर यह सच था कि उसने कल रात एक बिना सर वाले आदमी को देखा था। उसने बात की तह तक जाने की सोची। उसने पुराने और धूल से भरे हुए कमरों में तलाशी शुरू की, किसी भी जानकारी की तलाश में। लाइब्रेरी में उसे राघव सिंह का एक पुराना डायरी मिला, जिसमें बलियों और देवी के आदेश का जिक्र था। जब उसने डायरी पढ़ा
तो उसके दादाजी के पापों का सच उसके सामने उजागर हो गया। राघव सिंह ने देवी को हर महीने एक बलि देने का वादा किया था, लेकिन जब उसे कोई गांव वाला नहीं मिला तो उसने उस तांत्रिक की ही बलि चढ़ा दी जिसने उसकी मदद की थी। ये समझौता टूटा और इससे उसके परिवार पर श्राप लग गया। उस रात विजय को नींद नहीं आ रही थी। 11 बजे वो रूम से बाहर निकला और उसने पहली मंजिल पर बने उस मंदिर को ढूंढने की सोची जहां नरबली होती थी। एक अजीब सी डर के साथ विजय हवेली के पुराने और छुपे हुए हिस्सों में मोबाइल की लाइट लेकर मंदिर को ढूंढने लगा, पर उसे कोई मंदिर नहीं मिला। वो सोच में पड़ गया, तो क्या मंदिर कहीं और है? पर डायरी में भी यही लिखा था कि मंदिर हवेली में ही थी। विजय ये सब सोच ही रहा था कि अचानक एक आवाज उसके कान में गूंजने लगी। एक बहुत ही दबी सी आवाज, मानो कोई किसी मंदिर में आरती का नगाड़ा बजा रहा हो। धम धम धम। वो आवाज अब उसे साफ सुनाई दे रही थी, साथ ही में शंख और घंटियों की आवाज। विजय उस आवाज का पीछा करते हुए आंगन की एक खुली जगह पर पहुंचा। आवाज वहां जमीन के नीचे से आ रही थी। उसने वहां से धूल, मिट्टी और सूखे पत्ते हटाए। वहां एक छोटा सा गुप्त द्वार था और उसके नीचे सीढ़ियां थी जो नीचे अंधेरे में कहीं घुल गई थी। उसने मोबाइल की लाइट ऑन की और उन अंधेरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। अगरबत्ती की एक तेज सुगंध उसे महसूस होने लगी थी। सीढ़ियां खत्म होने पर वो एक अंधेरे कमरे में था जो किसी पत्थर की गुफा जैसा लग रहा था और उस गुफा की एक दीवार पर 8 फुट लंबी एक देवी की प्रतिमा थी। एक भयंकर देवी की। देवी के बाल पैरों तक थे, खुले और बिखरे हुए। उसका शरीर काला था और शरीर पर लाल रंग की साड़ी थी। उसकी जीभ बहार और लाल रंग की थी। शरीर की नसें उभरी हुई और उसकी आंखें बहुत बड़ी और क्रोध से भरी हुई थी। और देवी के एक हाथ में एक लकड़ी की कटोरी और दूसरे हाथ में एक खड़ग था। दोनों पर ही सूखा खून लगा हुआ था और देवी के पैरों के सामने बलि देने की बेदी लगी थी। इसका मतलब ये वही मंदिर था जहां जमींदार नर बलि देता था। विजय डर से वहीं जम गया। इतनी भयंकर देवी की प्रतिमा उसने अपने पूरे जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। देवी के सामने फूल और पूजा की बाकी सामग्री भी थी, मानो वहां कोई रोज पूजा करता हो। विजय को ये सब देख यकीन ही नहीं हो रहा था। उसने कैमरा ऑन किया और फ्लैश ऑन करके फोटोज खींचने लगा। इतने अंधेरे में फोन की लाइट से सब ठीक से नहीं दिख रहा था। उसने फोटो देखने के लिए फोन हाथ में लिया और उसकी सांसें रुक गई। उस फोटो में दीवार के एक कोने में कोई खड़ा था, चुपचाप। विजय डर से कांप रहा था। वो डर डर के पीछे मुड़ा और उससे 4 हाथ दूर 6 फीट लंबा वो सर कटा खड़ा था। विजय को ढूंढते हुए। विजय का शरीर डर से जम गया था। सामने वो सरकटा खड़ा था। उसके हाथ विजय की तरफ बढ़ रहे थे। उसने अपने आप को संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके पैरों में ज्यादा ताकत नहीं थी। उसने अपनी सांस रोकते हुए एक कदम पीछे किया, पर गुफा के जमीन पर इतने सूखे पत्ते थे कि बिना आवाज किए वो कहीं नहीं जा सकता था। सरकटा का एक हाथ धीरे धीरे अब उसके तरफ बढ़ रहा था। विजय के हाथ कांपने लगे और उसका फोन वहीं गिर गया। उसने पलटकर भागने की कोशिश की, लेकिन अब देर हो चुकी थी। सरकटा का एक हाथ उसके सिर पर था। उसने विजय के सिर को एक गेंद की तरह पकड़ लिया और अपने शरीर के पास खींचने लगा। सड़े हुए मांस की बदबू से विजय का दम घुट रहा था। उसने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन सरकटा की पकड़ बहुत मजबूत थी। उसने विजय के सिर को दोनों हाथों से पकड़ा और उसे ऊपर उठाना शुरू किया। उसके पैर अब हवा में लटक रहे थे। विजय के पूरे शरीर में दर्द हो रहा था। उसको लग रहा था कि सरकटे की उंगलियों के जोर से उसका सर फट जाएगा।
सरकटे की उंगलियां विजय के सिर के इर्द गिर्द गड़ी हुई थी, जैसे वो उसका सर धड़ से अलग करना चाहता हो। विजय दर्द से कराह रहा था। सरकटे के कटे हुए गले से खून उछल उछल कर बाहर गिर रहा था। विजय का दम घुटने लगा। उसने अपनी पूरी ताकत जोड़कर एक जोर से लात मारी और सरकटा एक कदम पीछे हट गया। विजय जमीन पर गिर गया। ये मौका देखकर विजय ने गुफा से भागने की कोशिश की। वो सरकटे से खुद को बचाकर भागा, पर अंधेरे के कारण वो सीढ़ियों तक नहीं बल्कि गुफा के दूसरे हिस्से में पहुंच गया, जो ज्यादा गहरा और डरावना था। जैसे ही विजय गुफा के इस दूसरे हिस्से में पहुंचा, मक्खियों की आवाज से उसके कान गूंज उठे। वो संभलते हुए आगे बढ़ने ही वाला था कि एक भयानक दृश्य देख उसके पैर वहीं जम गए। जमीन पर एक आदमी का सड़ा गला शव पड़ा था, जिसका सर शरीर से अलग पास में पड़ा था। एक विभत्स गंध से गुफा का वो कोना भरा था। शरीर, सर, जमीन सब कुछ सूखे खून से रंगा हुआ था। उस शरीर के फटे हुए कपड़े खून से लथपथ थे और उस कटे हुए सिर की आंखें, शायद उनको उन कीड़ों ने खा लिया था। विजय का दिल उस दृश्य को देखकर थम गया और उसे जोर से उल्टी आने लगी। उसने अपने मुंह को दबाया, लेकिन गुफा की अजीब सी हवा और उस शव से उठती हुई दुर्गंध उसके नाक में घर कर गई थी। विजय अपनी उल्टी को रोकने की कोशिश कर रहा था। जब वो भागने लगा, तभी उसके पांव के नीचे उसने कुछ महसूस किया। उसने नीचे देखा और वो हिल गया। जमीन पर हजारों इंसानी हड्डियां, शरीर के सड़े गले, अंग और उंगलियां बिखरी पड़ी थी। कुछ मालाएं जमीन पर थी, जिन्हें शायद सड़ी गली उन उंगलियों को धागों में पिरोकर बनाया गया था। वो कुछ कदम आगे बढ़ा ही था कि अचानक उसके पीठ पर जोर से कोई भारी चीज आकर टकराई। इससे उसका संतुलन बिगड़ गया और वो गिर गया। उसने देखा, बिना आंखों वाला कटा हुआ सर अब उसके पैरों के पास पड़ा था। विजय डर से पीछे मुड़ा। वो सर उसके शरीर पर सरकटे ने दे मारा था। वो अब उसके ठीक पीछे खड़ा था और उसके हाथ में एक इंसानी कटा हुआ हाथ था, जो उसने उठाकर विजय के शरीर पर दे मारा। उस कटे हुए हाथ से निकले हुए कीड़े विजय के शरीर पर चिपक गए। डर से विजय के गले से एक भयानक चित्कार निकली। विजय समझ चुका था उसे अपने आप को बचाना होगा, वरना वो सरकटा उसे भी वहीं काटकर देवी को अर्पण कर देगा। वो अपनी पूरी शक्ति जोड़कर खड़ा हुआ और इस बार उसने अपने हाथ से एक बड़ा सा पत्थर उठाया। उसने उस पत्थर को सरकटे पे फेंक मारा और सरकटा संतुलन बिगड़ने के कारण गिर गया। ये मौका देखकर विजय गुफा के मुहाने की तरफ भागने लगा। सरकटा भी उठकर उसके पीछे जाने लगा, लेकिन विजय ने अपनी सारी ताकत लगाकर गुफा के बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ ही लिया। हर एक कदम के साथ उसकी सांसें तेज होती जा रही थी और उसका शरीर गंदगी और कीड़ों से भरा हुआ था। गुफा के मुहाने तक पहुंचते ही उसने अपनी सारी ताकत जोड़कर वो गुप्त दरवाजा खोला और वो बाहर आ गया। उसका शरीर अब भी कांप रहा था, लेकिन उसने अपनी जान बचा ली थी। उसने एक भारी पत्थर उठाया और उस गुप्त द्वार को बंद कर दिया। कुछ ही मिनटों में सरकटा दरवाजे के उस पार पहुंच गया और विभत्स से आवाज के साथ दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा। विजय खौफ से चुपचाप खड़ा ये सब देख रहा था, पर सरकटा दरवाजा नहीं खोल पाया। कुछ और भयानक चित्कारों के साथ धीरे धीरे वो उस गुफा के अंदर लौट गया। विजय जमीन पर बैठ गया। उसके शरीर में अब कोई ताकत नहीं बची थी। वो समझ चुका था कि उसका सामना एक बहुत ही काली और विकृत शक्ति के साथ हुआ है। सरकटा और देवी नरकिनी का श्राप अब भी उसके ऊपर था और असली खौफ से उसका सामना होना अब बाकी था। अगली सुबह विजय के दिल में पिछली रात की घटनाएं अब भी घर की हुई थी। उसका दिमाग अब तक सरकटे के खौफ से उबर नहीं पाया था, लेकिन उसने अपने मन को मजबूत कर लिया था। उसने ठान लिया था कि देवी नरकिनी और सरकटे के श्राप से इस गांव को बचाना है और यही उसका मकसद है। प्रसाद जी को सब कुछ बताने पर उन्होंने उसके डर को समझा और उससे एक रास्ता दिखाने का फैसला किया।
वो विजय को एक बूढ़े तांत्रिक के पास ले गए जो अपनी काली विद्या के लिए बहुत मशहूर थे। ये तांत्रिक 90 साल के थे और अपनी तंत्र विद्या के जरिए अनेक आत्माओं और श्रापों का अंत कर चुके थे, पर अब उम्र के चलते उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया था। प्रसाद जी विजय को एक घने जंगल से होते हुए एक छोटी सी झोपड़ी तक ले गए। अंदर एक बहुत ही बूढ़ा आदमी बिस्तर पर बैठा था। प्रसाद जी ने विजय का परिचय दिया और उसके मानसिक स्थिति के बारे में भी उन्हें बताया। तांत्रिक के होठों पर एक मुस्कान थी, जैसे उसने विजय की मन की बात समझ ली हो। तांत्रिक ने विजय से कहा, तुम्हारा सामना एक बहुत ही भयानक शक्ति से हुआ है बेटा, लेकिन तुम अभी तक जिंदा हो। इसका मतलब है कि देवी नरकनी और सरकटे की शक्तियां तुम्हें पूरी तरह से नहीं दबा पाई हैं। ये तुम्हारी आखिरी उम्मीद है और तुम्हें हर खतरे के लिए तैयार रहना पड़ेगा। क्या मैं इस श्राप से छुटकारा पा सकता हूँ? विजय ने पूछा। तांत्रिक ने अपनी आंखों को बंद किया और कुछ मंत्र उच्चारण किए। फिर उन्होंने अपनी आंखें खोली और कहा, कल एकादशी है। ये रात देवी नरकिनी और सरकटा दोनों की शक्तियों के लिए कमजोर होती हैं। उस रात तुम्हें इन मंत्रों का उच्चारण करना होगा। यह कहकर उसने विजय को कुछ काले पत्ते दिए जिनके ऊपर लाल रंग से कुछ मंत्र लिखे हुए थे। ये काला मंत्र है जो देवी और सरकटा दोनों पर भारी पड़ेगा, लेकिन ये तुम्हें सिर्फ तब तक बचाएगा जब तक तुम अपना पूरा काम कर चुके होगे। तांत्रिक ने कहा, काम? कौन सा काम? विजय ने घबराए हुए पूछा। तांत्रिक ने अपनी उंगलियों से एक पुराना सा मटका उठाया और विजय के हाथ में दिया। इस मटके में गंगा जल है। इसका प्रभाव सिर्फ तब तक होगा जब तुम इसे देवी नरकिनी की मूर्ति पर पूरी तरह से डाल दोगे। तुम्हें इस जल से देवी की प्रतिमा को स्नान करवाना होगा, तब तक जब तक कि देवी के शरीर पर लगा हुआ खून धुल न जाए, और जब यह हो जाए तब तुम्हें यह हथौड़ा लेना होगा। तांत्रिक ने एक चमकता हुआ लेकिन पुराना और भारी हथौड़ा विजय को दिया। उस हथौड़े पर कुछ पुराने और विशेष प्रकार के चिन्ह बने हुए थे। इस हथौड़े से तुम्हें देवी की प्रतिमा के टुकड़े करने होंगे। जब तक प्रतिमा नहीं टूटेगी तब तक तुम्हारा ये काम पूरा नहीं होगा। देवी नरकिनी तुम्हें बहुत डराएगी, अपने काल रात्रि के चेहरे दिखाएगी, तुम्हारे साथ खेल खेलने की कोशिश करेगी, लेकिन तुम्हें डरना नहीं है। तुम्हें ये मंत्र जपते रहना है। अगर तुम्हारे सामने सरकटा आ जाए तो मंत्र उच्चारण के साथ उस पर भी गंगा जल छिड़काना, और वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और जब तुम्हारा काम पूरा हो जाए तो सिर्फ तब तुम वहां से निकलना। अगर तुम देवी की प्रतिमा को नष्ट कर पाए तो फिर सरकटे की शक्तियां भी नष्ट हो जाएंगी। प्रसाद जी ने विजय के कंधे को थपथपाया। तुम्हारे पास अब सिर्फ एक ही रास्ता है, और यही रास्ता है विजय। तुम्हें यही करना होगा। वो पत्तों पर लिखे हुए मंत्र, गंगा जल से भरा हुआ मटका और वो विशेष हथौड़े को लेकर वो दोनों वहां से निकल गए। विजय ने तांत्रिक के सभी निर्देशों को अपने मन में बिठा लिया और अपने दिल में यह फैसला कर लिया कि सरकटे और देवी नरकिनी के श्राप को खत्म कर ही वो दम लेगा। विजय अपने घर लौट आया और तैयारी में जुट गया। उसके पास ज्यादा वक्त नहीं था। अगली रात जब पूर्णिमा की चांद की रोशनी से आकाश चमक उठा तो विजय के कानों में वही आवाज गूंजने लगी। दूर किसी मंदिर में कोई आरती का नगाड़ा बजा रहा था। धम धम धम। वो आवाज उसे साफ सुनाई दे रही थी, साथ ही में शंख और घंटी की आवाज। विजय समझ गया था कि उसके गुफा में जाने का समय हो चुका था। एकादशी की वो रात शुरू हो चुकी थी। उसने हथौड़ा और मटका उठाया और मंत्रोच्चारण करते हुए निकल पड़ा। रात का अंधेरा हर तरफ छाया हुआ था। विजय समझ गया था कि सरकटा देवी की पूजा कर रहा है। एक गहरी सांस लेकर उसने गुफा के एक दरवाजे से पत्थर हटाया और फिर दरवाजा खोला। मंदिर के भीतर से आने वाली आवाज एकदम से बंद हो गई। विजय बिल्कुल सतर्क होकर मंत्रोच्चारण करता हुआ मटके और हथौड़े के साथ धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरा। उसने चारों तरफ देखा और कांप उठा।
देवी नरकिनी के पैरों के पास एक बिना सर और बिना उंगलियों का शरीर पड़ा हुआ था और एक कटा हुआ माथा देवी के कटोरी में था। देवी के हाथ की कटोरी खून से भरी हुई थी और उनके गले में कटी हुई उंगलियों की माला थी, ठीक वैसी ही जैसा उसने यहाँ उस दिन भी देखा था। इतना खून था चारों तरफ, मानो देवी खून से नहाई थी। विजय अंदर से हिल गया था। उसने चारों तरफ देखा पर सरकटा वहां कहीं नहीं नजर आ रहा था। ये उसके लिए एक मौका था और बिना वक्त गवाए उसने मंत्र जाप करते हुए देवी की मूर्ति को गंगा जल से स्नान कराने लगा ताकि खून के दाग मिट जाए। लगभग आधा खून देवी की प्रतिमा से निकल ही चुका था कि अचानक एक आवाज आई। मटके पर एक जोर का झटका लगा और मटका वहीं टूट गया। बाकी का पूरा गंगा जल जमीन पर गिर गया। विजय सहम था। डर के मारे उसके चेहरे से रंग उड़ गया। उसके पैरों के पास एक मानव शरीर की हड्डी पड़ी थी जिससे वो मटका टूटा था। उसने पलट कर देखा और सामने वो सरकटा खड़ा था। आज सरकटा और बेबस लग रहा था क्योंकि उसने अपने सड़े गले सर को अपने हाथ में पकड़ उसके सामने खड़ा था। सरकटा हंस रहा था और उसकी हंसी उस गुफा में गूंज रही थी। वो समझ गया था कि जब वो मंत्रों का उच्चारण कर देवी को स्नान करा रहा था तब सरकटे ने ही एक इंसानी हड्डी फेंक कर मटका तोड़ दिया था। विजय समझ गया था कि बहुत बड़ी अनहोनी हो चुकी है क्योंकि वो विधि को पूरा नहीं कर पाया, लेकिन देवी का स्नान अभी भी अधूरा ही था। फिर अभी उसने अपनी हिम्मत को संभालते हुए उसने मंत्रोच्चारण जारी रखा और हथौड़ा उठाकर मूर्ति को तोड़ने के लिए उसने अपना हाथ बढ़ाया। और जैसे ही उसने वो हथौड़ा उठाया, देवी के अंदर से एक जोरदार चीख निकली। विजय ने सामने देखा और उसके शरीर में बिजली दौड़ गई। देवी नरकिनी की आंखें खुल गई थी। उनकी आंखें बिल्कुल लाल थीं। उनके बाल हवा में उड़ रहे थे। उनके दांतों और होठों से खून टपक रहा था और वो 8 फुट लंबी मूर्ति में मानो अब जान आ गई थी। देवी के गले से एक ऐसी चीख निकली जिसे विजय वहीं जम गया। देवी ने अपने जीभ से दांतों पर लगे खून को साफ किया, फिर अपना मुंह विजय के पास लाकर हंसते हुए बोली, ये सब एक छल था विजय। मैं तुझे यहाँ लाई हूँ ताकि सरकटा तुझे बलि चढ़ाकर मेरी शक्ति को जागृत कर सके। तू मुझे नहीं मार सकता, पर मैं तुझे। विजय के होश उड़ गए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो देवी के इस छल में कैसे फंस गया। अपनी बलि के लिए तैयार हो जा विजय। जमींदार राघव सिंह ने मेरी बलि देवी को चढ़ाई थी। आज मैं तेरी बलि चढ़ाकर अपना बदला पूरा करूंगा और तेरा खून पीकर देवी की शक्तियां जाग जाएंगी। जो बलि का वादा तेरे दादा ने पूरा नहीं किया वो देवी अब खुद ही पूरा करेगी। कल्याणपुर में हर अमावस्या को फिर से नरबलि होगी और देवी नरकिनी को रक्त का भोग चढ़ेगा। ये कहते हुए सरकटे ने विजय को पैरों से पकड़ा और देवी के पैरों के सामने फेंक दिया। विजय चीख रहा था। उसकी आवाज गुफा में चारों तरफ गूंज रही थी, लेकिन अब उसकी सहायता के लिए वहां कोई नहीं था। तेरे दादा ने मेरे साथ जो समझौता किया था वो उसे पूरा नहीं कर पाया। धन, दौलत, शोहरत, इन सब चीजों के बदले उसने मुझे क्या दिया? मुझे हर अमावस्या को रक्त चाहिए था मुझे। पर तेरे दादा ने मेरे सबसे बड़े भक्त इस तांत्रिक की बलि चढ़ा दी। इस छल का बदला मैंने मेरे भक्त को पुनः जीवित करके किया। सरकटा तो अपनी मौत का बदला तेरे दादा की बलि चढ़ाकर कब के ले चुका है। वो मेरा परम भक्त है। इसने मरने के बाद भी मुझे सैकड़ों बलियां चढ़ाई। अब तेरे दादा की गलती का प्रायश्चित तू करेगा विजय। तेरी बलि से मैं
अपनी पूर्ण शक्ति में लौटूंगी और तेरे खून से मैं अपनी प्यास बुझाकर इस गांव के लोगों का भी रक्त ग्रहण करूंगी। सरकटा तेरा गला मुझे अर्पण करेगा, जैसे उसने तेरे दादा राघव सिंह और बाकी परिवार वालों का किया। आज तेरी बलि से मैं अपनी पूर्ण शक्ति जागृत कर लूंगी। तेरा खून मेरे लिए पूजा का प्रसाद है विजय, और ये सरकटा तांत्रिक इस प्रसाद की भेंट मुझे चढ़ाएगा। देवी ने एक भयंकर आवाज में विजय से कहा। इसके पहले कि वो खुद को संभाल पाता, देवी का खड़ग उठाकर सरकटे ने विजय का गला काटकर शरीर से अलग कर दिया। सरकटे की हंसी पूरे गुफा में गूंज रही थी। देवी नरकिनी के मुंह पर एक मुस्कान थी। सरकटे ने विजय का सिर देवी के हाथ में रखे प्याले में रखा। कुछ ही सेकंड्स में कटोरी खून से भर गई और देवी ने उसे ग्रहण कर लिया। देवी के अंदर से एक अजीब सी काली धुंध उठी और गुफा में फैलने लगी। ऐसा लगा मानो गुफा की दीवारें कांप रही हैं। देवी अब पूरी तरह जागृत हो गई थी और गांव का श्राप लौट आया था। गांव के लोग अब हर अमावस्या को डर के साए में जीते हैं। हर अमावस्या की रात एक लड़की गांव के लोगों को छल से हवेली के अंदर बुलाती है और फिर उन्हें अपना बलि बनाती है और उनके खून का प्रसाद ग्रहण करती है। सरकटा का श्राप तो खत्म हो चुका है, लेकिन देवी नरकिनी का श्राप अब भी गांव पर है। उस हवेली में हर अमावस्या एक नई बलि दी जाती है और देवी नरकिनी की शक्ति दिन ब दिन और बढ़ती जा रही है। जो पुराना चक्र एक दिन थमा था, वो अब फिर से शुरू हो गया था। मेरा नाम साक्षी है। 4 साल पहले उस रात मैंने जो देखा उसे याद कर आज भी मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। मैं और मेरी कजिन पूनम उसके नारखंदा वाले बंगलों में थे। वो मुझसे 2 साल बड़ी है। मौसा मौसी एक हफ्ते के लिए किसी शादी पर गए थे, तब उन्होंने मुझे पूनम के साथ वहाँ एक हफ्ते रहने को कहा। तीसरे दिन लंच के बाद पूनम ने अपने कबर्ड से एक पुरानी लकड़ी का बॉक्स निकाला। एक सरप्राइज है, देखेगी? वो बहुत एक्साइटेड थी, पर जब उसने वो बॉक्स खोला मैंने देखा कि उसमें एक ओएजा बोर्ड था। मैंने कहीं पढ़ा था कि ओएजा बोर्ड्स कॉफिन की लकड़ी से बनाए जाते हैं, तो मुझे उसके पास जाने से भी डर लग रहा था। वो बोर्ड पूनम अपने किसी फ्रेंड से मांग कर लाई थी। उसके कॉलेज के ज्यादातर फ्रेंड्स ने ओएजा बोर्ड से प्लैनचेट ट्राई किया था। सबके पास प्लैनचेट से रिलेटेड कोई ना कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, पर पूनम के पास कुछ नहीं था शेयर करने लायक। इसीलिए उसने मुझे रात को उसके साथ आत्माओं से बात करने को कहा, पर मैंने साफ मना कर दिया। मुझे वैसे ही काफी डर लगता है। वो बंगलो पहाड़ों पर काफी सुनसान जगह पर था। उस पर रात के 1 बजे दोनों अकेले उस सुनसान घर में, ये सब कौन करेगा? वो जब मुझे कन्विंस नहीं कर पाई तब उसने फोन कर अपने कुछ फ्रेंड्स को रात में घर आने के लिए इनवाइट किया। मैंने तब भी उसे बहुत मना किया, पर घर उसका, बोर्ड उसका, दोस्त भी उसके, मेरी कहाँ चलने वाली थी। उसके सर पे तो मानो उस ओएजा बोर्ड को यूज करने का भूत सवार था। रात को उसके 2 फ्रेंड्स वहाँ आए, राजीव और बाला, यानी बालाकृष्णन। वैसे मैं अब सबको ये पहले ही बता दूं कि पूनम हैड फीलिंग्स फॉर राजीव, बट ये सब वन साइडेड था। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि उस खौफनाक रात के साथ इस बात का बहुत बड़ा और बुरा कनेक्शन था। हंसी मजाक टाइम पास के बाद रात को 1 बजे हम चारों हॉल के सारे लाइट्स बंद कर 4 कैंडल्स जलाकर उस ओएजा बोर्ड को टेबल पर रख उसके चारों तरफ बैठ गए। उन तीनों ने मुझे भी जबरदस्ती वहां बिठा दिया। बोर्ड पर A to Z अल्फाबेट्स और 0 to 9 नंबर्स लिखे थे। उसके अलावा 3 सर्कल्स भी थे जिसमें यस, नो और होम लिखा था। होम पर एक कॉइन रखा था जिस पर हम चारों ने अपनी उंगलियां रखी थी। पूनम ने हमसे कहा कि हम चारों को मिलकर एक लाइन बार बार दोहरानी है जब तक कि वो कॉइन हिलना शुरू नहीं करता। वो लाइन थी
कोई भी पवित्र आत्मा जो यहाँ से गुजर रही है यहाँ आए, हम आपसे बात करना चाहते हैं। हम चारों ने आंख बंद कर वो लाइन दोहराना शुरू कर दिया। 3-4 मिनट गुजरे होंगे पर कॉइन में कोई हलचल नहीं थी। अचानक मुझे एहसास हुआ कि वो तीनों चुप हो गए हैं, तो मैंने झट से अपनी आंख खोलकर देखा। राजीव और बाला पूनम की तरफ देख रहे थे। मैंने भी उसकी तरफ देखा। पूनम ने अपना मुंह नीचे झुका लिया था और उसका चिन उसने अपने कॉलर बोन्स पर टिका कर रखा था। उसके खुले उलझे लंबे बाल उसके मुंह के सामने आ गए थे। उसके मुंह से सलाइवा गिर रहा था और वो एक अजीब सी आवाज निकाल रही थी। पूनम, पूनम, क्या हुआ तुझे? प्लीज यार, अगर तू मस्ती कर रही है तो बंद कर, मुझे डर लग रहा है, प्लीज। पर वो बस गुर्राए जा रही थी। राजीव और बाला भी खड़े हो गए और उसे जगाने की कोशिश करने लगे। तब पूनम ने धीरे धीरे अपना मुंह ऊपर किया। उसकी आंखों की पुतलियां एकदम ऊपर की तरफ थी। आंखें सफेद सी नजर आ रही थी। बाल बिखर कर मुंह पर चिपक गए थे। फिर वो एक अलग सी आवाज में बोली, तुम भूल गए ना मुझे राजीव? तुम्हें याद है ना मैंने तुमसे क्या कहा था? याद है ना? अगर तुम मेरे नहीं हो सके तो मैं तुम्हें किसी के नहीं होने दूंगी। रिया, तुम चली जाओ यहाँ से, वापस चली जाओ। जाओ यहाँ से रिया, तुम चली जाओ प्लीज। राजीव चेयर से एकदम से उठकर खड़ा हो गया। फिर उसका बैलेंस बिगड़ा तो वो नीचे जमीन पर गिर पड़ा। मैं इतनी आसानी से नहीं जाने वाली राजीव। तुम्हारी वजह से मेरी मौत हुई है और 4 महीने भी नहीं बीते तुमने एक और लड़की पसंद कर ली। मैं पूनम को जान से मार दूंगी मैं उसे, और तुम्हें भी, समझे? पूनम ने उसे अजीब सी आवाज में कहा। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब चल क्या रहा था। पूनम ये किसकी आवाज में बात कर रही थी? और वो खुद को मारने की बात क्यों कर रही थी भला? और राजीव पूनम को रिया क्यों कह रहा था? बाला मेरी ही तरह काफी डरा हुआ था। वो अब राजीव के पीछे जाकर खड़ा था, ओइजा बोर्ड से एकदम दूर। पूनम एकाएक चेयर से उठी। फिर उसने टेबल के पास पड़े पेन को उठाया। मेरे पास आओ राजीव, मेरे पास आओ, डरो मत। राजीव डर से जमीन पर पीछे की तरफ खिसकने लगा। पूनम प्लीज रुक जा, अगर तू मजाक कर रही है तो अब बस कर यार। मैं बोल रही हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे ये सब बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। पूनम प्लीज, मैंने पूनम से कहा। मैं पूनम नहीं रिया हूँ। पूनम ने मेरी तरफ बिना देखे ये जवाब दिया और ये कहकर उसने वो पेन अपनी जांघों पर स्टैप करना शुरू किया। हर बार वो पेन से एक स्टैप करती, फिर वो हंसती, मानो उसे खुद को चोट पहुंचाकर मजा आ रहा हो। पर उसके पैरों से खून निकल रहा था। उसकी पिंक लेगिंग्स खून से लाल होने लगी थी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था अपनी आंखों पर। मेरी बहन खुद को ऐसे चोट क्यों पहुंचा रही थी? ये सब अब मुझसे नहीं देखा जा रहा था। मैंने पास जाकर उसके हाथ को पकड़कर उसे रोकने की कोशिश की, पर उसने मुझे एक धक्का मारा। मैं जाकर 3-4 हाथ दूर गिर पड़ी। उसके शरीर में एक दानव जैसी ताकत थी। मेरे पूरे शरीर में बहुत जोर से दर्द हो रहा था। राजीव अभी भी जमीन पर था, बाला उसकी साइड में। कि तभी पूनम ने खुद को स्टैप करना बंद कर दिया। वो पेन उसने अपने दांतों से पकड़ा, फिर जमीन पर झुकी। फिर एक जानवर की तरह अपने हाथों पैरों के बल दौड़ते हुए वो राजीव के पास पहुंची। राजीव के पास जाकर वो उसकी छाती पर चढ़कर बैठ गई। पेन पर लगा खून उसके मुंह और दांतों पर लग चुका था। उसे देखकर सबकी हालत और खराब हो रही थी। फिर वो राजीव से बोली, पूनम को गर्लफ्रेंड बनाने की सोच रहे हो ना तुम?
ऐसा करने की बिल्कुल मत सोचना। नहीं बना पाओगे। मैं उसे मार दूंगी उसे मैं और तुम्हें भी। ये कहकर उसने उस पेन से राजीव के शरीर पर स्टैब करना शुरू किया। राजीव दर्द से चिल्लाने लगा। पूनम या फिर रिया कहूँ पता नहीं, स्टैब करते वक्त वो जोर जोर से हंस रही थी। मेरे पैरों में अब कोई ताकत नहीं थी। ये सब क्या चल रहा था मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। पर एक बात मैं समझ चुकी थी कि अगर मैं इसी तरह खड़ी रही तो पूनम, राजीव और अपने आप को पूरी तरह से घायल कर देगी। मैंने आसपास देखा, सोफा पर एक शॉल पड़ा था। मैंने भागकर जाकर शॉल उठाया और पूनम के पीछे से जाकर उसके सर और शरीर पर शॉल लिपटा दिया। फिर उसको पीछे से पकड़कर मैं उसे राजीव के ऊपर से हटाने की कोशिश करने लगी। वो एक जंगली जानवर जैसे छटपटाने लगी खुद को छुड़ाने के लिए। वो अभी भी गुर्रा रही थी। वो गुस्से में कुछ बोल रही थी पर मैं नहीं रुकी। मैंने उसे कसकर पकड़े रखा। मुझे ऐसा करते देख शायद बाला में भी थोड़ी हिम्मत आई और वो मेरे साथ पूनम को पकड़कर उसे राजीव के शरीर से हटाने लगा। हम दोनों उसे खींचते हुए वॉशरूम ले गए और उसके सर पर पानी डालने लगे। रिया, तुम वापस चली जाओ। रिया, वापस चली जाओ, वापस चली जाओ। पूनम को छोड़ दो। रिया, जाओ, वापस चली जाओ, वापस चली जाओ। पूनम को छोड़ दो। रिया। मैं और बाला पानी डालते डालते चिल्ला रहे थे। वो फिर भी चिल्लाती और छटपटाती रही। फिर धीरे धीरे पूनम शांत हो गई। हम दोनों ने उसे बाथरूम से बाहर निकाला और बेडरूम में ले जाकर सुला दिया। वो तभी भी कुछ बोल रही थी, पता नहीं क्या। फिर हम दोनों राजीव के पास गए। वो अब चेयर पर उठकर बैठ गया था। वो काफी दर्द में था पर बेहोश नहीं हुआ था। पूनम ने उसके हाथों और शरीर पर कई जगह पर पेन से घाव किए थे। घाव गहरे नहीं थे पर खून निकल रहा था। हम दोनों ने उसे बिठाकर उसका फर्स्ट एड किया। कुछ देर बाद जब उसकी हालत थोड़ी ठीक थी तब मैंने उससे पूछा, राजीव, रिया कौन है? मुझे प्लीज थोड़ा बताओ, मुझे नहीं समझ में आ रहा आज क्या चल रहा है। वो पहले चुप रहा, फिर वो रोने लगा। तब बाला ने मुझे बताया कि रिया राजीव की गर्लफ्रेंड थी। वो राजीव को लेकर बहुत पॉसेसिव थी। हर वक्त उस पर छोटी छोटी बातों को लेकर शक किया करती थी। जब राजीव ने उससे ब्रेकअप करने की कोशिश की तो उसने अपनी नस काट ली। 4 महीने हो गए थे उसके सुसाइड को। और बस यही नहीं, सुसाइड करने से पहले उसने राजीव को धमकी भरा मैसेज किया था, अगर तुम मेरे नहीं हो सके तो मैं तुम्हें किसी की नहीं होने दूंगी। ये सब सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। इसका मतलब मरने के बाद रिया जहां भी थी राजीव पर फिर भी नजर रखे हुए थी। उसको राजीव और पूनम की दोस्ती पर शक था। शायद इसीलिए वो राजीव और पूनम से बदला लेना चाहती थी। और ओइजा बोर्ड की वजह से रिया की आत्मा वापस आ गई, वो भी पूनम के अंदर। वो रात और उसके बाद के कुछ दिन हम लोगों ने कैसे बिताए ये मुझे ही पता है। आज 4 साल बीत चुके हैं इस हादसे को, पर पूनम आज भी काफी शांत रहती है। और रिया, उसका क्या हुआ? क्या वो वापस चली गई? पता नहीं, पर मुझे लगता है कि वो आज भी पूनम के अंदर ही है और राजीव पर नजर रखे हुए है। रघुवीर और उसकी टीम मध्य प्रदेश के मंडाला डिस्ट्रिक्ट के घने जंगलों में थी, जिसमें कुछ एक्सपर्ट्स, बंदूकों से लैस फॉरेस्ट गार्ड्स और बाइगा जनजाति के कुछ लोग गवर्नमेंट की तरफ से आए हुए थे। जंगल में पाए जाने वाले मच्छरों के रिसर्च के लिए इस जंगल में ये टीम भेजी गई थी। उन्हें यहाँ से जंगल के अलग अलग हिस्सों में जाकर ज्यादा से ज्यादा सैंपल्स इकट्ठे करने थे। लेकिन आज सैंपल कलेक्शंस के टाइम जब रघुवीर ने ब्रेक लिया तब उसने देखा कि रामधन और सुखनंदन जंगल के एक ऊंचे पेड़ की तरफ मुंह उठाकर एकटक देख रहे थे।
रामधन तो मानो मूर्ति की तरह एक जगह जमा हुआ था। जब कुछ मिनटों बाद सुखनंदन लौटा तब उसने कहा, हमें इस इलाके में ज़्यादा देर नहीं रहना चाहिए बाबूजी। ये जगह ठीक नहीं है। भगवान सबकी रक्षा करे। क्यों, क्या हुआ? और तुम दोनों वहाँ पेड़ पे क्या देख रहे थे? बाबूजी, आप विश्वास नहीं करोगे, लेकिन ये वही इलाका है जहाँ रामधन के भाई की मौत हुई थी। और वो पेड़, ये वही पेड़ था जहाँ उस काली चुड़ैल के पैरों के निशान गायब हो गए थे। सुखनंदन बैगा जनजाति से था। वो सामान ढोने, टेंट लगाने और बाकी दूसरे काम के लिए रघुवीर के साथ था। कुछ दिन पहले एक रात सुखनंदन ने जंगलों की कहानियां सुनाते हुए उसे रामधन की भी कहानी सुनाई थी। बाबूजी, आप लोग पढ़े लिखे हो, इसलिए शायद आप लोग ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करते, पर इस जंगल में शेर चीतों से बहुत ज़्यादा डरावना भी कोई है। बगल वाली टेंट में जो रामधन है, उसके भाई को मार दिया था उसने। उसके दोनों पैर भी ले गई वो। पैर ले गई? इसका क्या मतलब है? रघुवीर ने कहा। 3 साल पहले की घटना है। जंगल की नदी पर ब्रिज बन रहा था और रामधन और उसका भाई तभी इसी साइड पे काम करने गए थे। एक रात गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो रामधन और उसका भाई एक खुली जगह देख दूसरों से अलग जाके सो गए। रामधन को रात में हल्का होना था तो वो नींद से उठकर पास में झाड़ियों की तरफ चला गया। अचानक उसके भाई की चीख से जंगल कांप उठा। रामधन भागकर वहां गया। उसने देखा उसके भाई का एक पैर घुटने से नीचे और दूसरा पैर जांघों से गायब था। वो दर्द से तड़प रहा था। उसके पैर का मांस कई जगह से लटक रहा था और वहां चारों तरफ खून ही खून था, मानो किसी ने खून से होली खेली हो। कुछ ही मिनटों में उसकी मौत हो गई। ये शेर या चीता होगा फिर? तुम लोग फालतू में ही कुछ और सोच रहे हो। नहीं बाबूजी, सभी को पहले यही लगा था कि शेर है, पर वहाँ ना किसी जानवर के पैरों के निशान मिले और ना ही शिकार को घसीटने के कोई निशान थे। बस आधा हाथ लंबा इंसान के पैर जैसा कोई निशान था, बहुत हल्का और पतला, और वो निशान एक पेड़ के सामने जाकर गायब हो गया, मानो कोई पेड़ पर चढ़ गया हो। बाद में जब डॉक्टर की रिपोर्ट आई तो पता चला शरीर से आधे से ज़्यादा खून बह चुका था। अब आप ही बोलो, एक इंसान का पैर काटकर कोई जानवर क्यों लेके जाएगा? उसमें तो हड्डी ज़्यादा होती है और मांस कम, है ना? बाबूजी, शेर चीतों में इतनी ताकत होती है कि वो पूरे इंसान को अपने जबड़े में दबोच कर ले जाए, पर पैर छोड़ के और कोई चोट के निशान नहीं थे उसके भाई के शरीर पर, ना गर्दन पर। रामधन हल्का होने के लिए सिर्फ 5 मिनट के लिए गया होगा, तो उतने समय में कोई जानवर आराम से पूरा शरीर लेकर गायब हो सकता था, लेकिन खाली पैरों को काट कर क्यों ले जाएगा? वो जो कुछ भी था उसके जबड़ों में बहुत ताकत थी, तभी अपने दांतों से पैर की हड्डी को भी अलग कर पाई थी। वो वहीं बैठकर अपने शिकार को खाना चाहती थी, पर रामधन की आवाज़ सुनकर वो भाग गई। उस दिन से वहाँ काम बंद हो गया। तब से हमारे गांव के लोगों ने रात में जंगल में आना ही बंद कर दिया है। खाना चाहती थी? तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कि कोई लड़की ने उसका शिकार किया हो, रघुवीर ने कहा। बाबूजी, बहुत लोग उसको काली चुड़ैल कहते हैं। वो इंसानों का शिकार करती है, पेड़ों पर रहती है वो। क्या पता आज भी वो यहीं आसपास कहीं हो। रघुवीर ने सुखनंदन से उस रात और कोई तर्क नहीं किया। उसे पता था गांव के लोग चुड़ैल, भूत, पिशाच इन सब चीज़ों में मानते थे। वो इस घटना को कहानी समझकर भूल गया। पर आज अचानक फील्ड पर फिर से दोबारा वही बात सुन रघुवीर को कुछ अजीब सा लगने लगा। उसने मन ही मन सोचा कि ये लोग काफ़ी अंधविश्वासी हैं, पर उसे पता था कि उसे और उसकी टीम को सतर्क रहना पड़ेगा। हो सकता है वो आदमखोर जानवर आज भी इसी इलाके में हो। उस रात सुखनंदन शांत ही रहा। उसे देखकर पता चल रहा था कि वो डरा हुआ है। जरा सी आवाज होने पर वो बार बार उठ के बैठ जाता। अगले दिन दोपहर करीब 3:30 बजे रघुवीर और उसकी टीम सैंपल्स कलेक्ट करके कैंप में लौट रही थी। रोज 4 बजे तक उन सबको टेंट में लौटना होता। सिर्फ दिन की रोशनी में ही काम करना अलाउड था। वो जंगल के जिस हिस्से में थे वो एक प्रोटेक्टेड एरिया था और वहाँ काम करने के कुछ कठोर नियम थे।
सैंपल्स कलेक्ट करने यहाँ तक कि हल्का होने के लिए भी एक फॉरेस्ट गार्ड उनके साथ हमेशा होना कंपलसरी था। धीरे धीरे अंधेरा छा रहा था। तभी अचानक पूरे जंगल में एक आदमी की चीख गूंज उठी। अफरा तफरी मच गई चारों तरफ। सारे लोग उस आवाज की तरफ भागे, पर किसी को कुछ भी नहीं दिखा। फॉरेस्ट गार्ड ने हेड काउंट किया तो पता चला कि रामधन गायब था। रोशनी अब धीरे धीरे और कम हो रही थी। बाहर इस तरह रहना बिल्कुल सेफ नहीं था, पर वो रामधन को छोड़ के जा भी नहीं सकते थे। तब सभी ने डिसाइड किया, 3 टीम्स बनाई और उसे ढूंढने के लिए निकल पड़े। हर टीम में बंदूक से लैस फॉरेस्ट गार्ड्स भी थे। साहब, यहाँ जल्दी। 10-15 मिनट बाद एक फॉरेस्ट गार्ड की आवाज आई। उसकी चीख से सब उसी तरफ भागे। एक पेड़ के नीचे रामधन की लाश पड़ी मिली। उसका बायां हाथ कंधे से गायब था, मानो किसी जानवर ने उसे दांतों से उखाड़ कर अलग कर दिया हो। वहां चारों तरफ खून फैला हुआ था, यहां तक कि आसपास के पेड़ों के तनों पर भी। पर हैरानी की बात यह थी कि जमीन पर किसी जानवर के पैरों के निशान नहीं थे, उन लोगों के अलावा। बस जमीन खून से गीली हो चुकी थी। अचानक एक फॉरेस्ट ऑफिसर जमीन पर झुककर कुछ देखने लगा। रघुवीर ने पास जाकर देखा, वहां 9-10 इंच लंबे कुछ पैरों के निशान थे। उस पैर में इंसानों की तरह 5 ही उंगलियां थी, पर निशान पतले और हल्के थे। वो सब उस निशान को फॉलो करने लगे। वो निशान एक पेड़ के पास जाकर गायब हो गया, मानो वो जानवर शिकार कर पेड़ पर चढ़ गया था। पेड़ पर खून के निशान भी थे। रघुवीर को सुखनंदन की कहानी याद आ रही थी। अब रामधन के भाई के साथ भी तो ऐसा ही कुछ हुआ था कि तभी पेड़ों से एक सरसराहट की आवाज आई और अगले ही पल पास के किसी पेड़ से एक विवाद से चित्कार। ये किसी जानवर की आवाज नहीं थी, पर बहुत ही डरावनी थी। सब डर से चिल्लाते हुए भागने लगे। रघुवीर ने तो पेड़ की तरफ देखने की भी कोशिश की, पर उसे कम रोशनी में कुछ नहीं दिखाई दिया। फॉरेस्ट गार्ड्स ने हवा में कुछ फायरिंग की और सब लोगों को कैंप की तरफ जाने के लिए कहा। सभी उसी तरफ भागने लगे। बदकिस्मती से इसी अफरा तफरी में रामधन का शरीर वहीं रह गया। कैंप में वापस आकर सब डर से कांप रहे थे। सभी को वापस घर जाना था, पर बाहर अंधेरा हो चुका था और आज वापस लौटने का तो कोई सवाल ही नहीं था। रघुवीर को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। अभी जो हुआ, इसका मतलब सुखनंदन ने जो उसे कुछ दिन पहले कहा था वो सच में हुआ था। कुछ तो था जंगल में, उन पेड़ों पर, और वो आवाज किसी जानवर की तो हो ही नहीं सकती। उस आवाज को याद कर रघुवीर अब भी डर से कांप रहा था। जंगल की वो जगह जहां आज ये घटना घटी थी, वो कैंप से ज्यादा दूर नहीं थी। रात को इसीलिए ये फैसला लिया गया कि सब लोग एक साथ इक्विपमेंट वाले बड़े टेंट में रहेंगे। गार्ड्स के पास बंदूक थी और वो पूरी रात बारी बारी पहरा देंगे। रात के 12-1 बजे तक सब जाग रहे थे, पर धीरे धीरे सबकी आंखें बंद होने लगी। सारे दिन की भाग दौड़ से सब अब थक चुके थे। उस पर सुखनंदन और बाकी के बैगा जनजाति के लोगों ने डर कम करने के लिए थोड़ी शराब भी पी ली थी। टेंट के दरवाजे के पास एक गार्ड बंदूक लिए बैठा था। बाकी के गार्ड्स टेंट के बाकी के हिस्सों में बंदूक लिए चक्कर मार रहे थे। करीब 3-3:30 बजे एक खिसकने की आवाज से रघुवीर की अचानक आंख खुली। वो कोने के बल उठा और देखने लगा कि यह आवाज कहां से आ रही थी। सब लोग सो रहे थे, गार्ड्स भी। आधे से ज्यादा लैम्प्स भी बुझ चुकी थी। तभी उसकी नजर सुखनंदन पर पड़ी। वो उसकी तरफ बड़ी बड़ी आंख कर देख कुछ इशारा कर रहा था। वो अपने होठों पर उंगली रख रघुवीर को शांत रहने को कह रहा था। फिर टेंट के दरवाजे के पास सोए हुए गार्ड की तरफ उसने इशारा किया। रघुवीर ने उस तरफ देखा। उस गार्ड का एक पैर कमर से नीचे हवा में ऊपर उठा हुआ था, मानो किसी ने उसके पैर पकड़ रखे हो।
वो जो कुछ भी था वो उस गार्ड के शरीर को धीरे धीरे खींच रहा था टेंट से बाहर। उसने ध्यान से देखा, टेंट के दरवाजे के पास मानो कोई पेड़ खड़ा था, एक बहुत ऊंचा काला साया जिसकी शक्ल एक विकृत औरत जैसी थी और उसके हाथ पैर पेड़ के जड़ों की तरह थे। उस अंधेरे में भी उसकी आंखें जल रही थी और वो उस गार्ड के पैर को पकड़कर उसे टेंट के बाहर ले जाने की कोशिश कर रही थी। गार्ड अब भी होश में नहीं आया था, शायद उसने भी पी रखी थी। ये सब होता देख रघुवीर झट से उठा। अपने सर के पास रखे टॉर्च से उसने उस गार्ड के शरीर की तरफ दे मारा। टॉर्च शरीर से टकराने पर गार्ड अचानक से होश में आया। जैसे ही गार्ड ने उस आकृति को देखा, वो चिल्लाते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा। उस आकृति ने रघुवीर की तरफ देखा। वो गुर्रा रही थी। उसके वो काले विकृत चेहरे पर लाल आंखें मानो जल रही थी। उसने गुस्से से एक जोरदार चित्कार की जिसे कैंप में सोए बाकी सभी लोग जाग गए। उस पेड़ जैसे चुड़ैल को देख टेंट में सभी लोग डर से चिल्लाने लगे। सब दरवाजे से दूर भागने लगे, पर उस आकृति ने गार्ड के पैरों को नहीं छोड़ा। अचानक उसने अपना मुंह खोला। उसका जबड़ा इतना बड़ा था कि इंसान का सिर भी शायद उसमें आसानी से समा सकता था। उसने गार्ड को पैरों से पकड़ हवा में उठा लिया। फिर उसने अपने दांतों से एक पैर को घुटने के पास से पकड़ा और अपने दांतों से खींचकर घुटने से अलग कर दिया। खून के छींटे आगे खड़े लोगों के मुंह पर जा गिरे। गार्ड चिल्लाए जा रहा था, दर्द से छटपटाने लगा। फिर वो जमीन पर गिर पड़ा। कुछ मिनटों में ही उस आकृति ने फॉरेस्ट गार्ड का पैर हड्डी समेत खा लिया। ये खौफनाक दृश्य देख और गार्ड की वो खौफनाक चीख सुन सब लोग कांपने रोने लगे। गार्ड छटपटा रहा था, मदद मांग रहा था सबसे, पर सब इतने डरे हुए थे कि कोई कुछ करने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहे थे। फॉरेस्ट गार्ड्स भी नहीं। उस पेड़ जैसी आकृति ने अब उस गार्ड के दूसरे पैर को पकड़ा और खींचते हुए उसे बाहर ले गई। चारों तरफ खून फैला हुआ था। अचानक उस गार्ड की एक और दर्दनाक चित्कार से पूरा जंगल गूंज उठा। सबका दिल दहल उठा। फिर गार्ड की आवाज आनी बंद हो गई। घसीटने की आवाज भी अब धीरे धीरे जंगल में कहीं समा गई। उस रात आतंक का वो दृश्य जो सबने देखा, उसने सबको अंदर तक झकझोर दिया। सुबह होने पर कुछ लोग उस गार्ड को ढूंढने गए। उन्हें दूर एक पेड़ के डाली पर गार्ड का सिर्फ फेफड़ों से ऊपर वाला हिस्सा हिला, बाकी पूरा शरीर गायब था। दोनों लाशों को कैंप में लाने के बाद वो लोग उसी दिन वहां से लौट गए। ऑफिशियल रिपोर्ट में यह बताया गया कि एक आदमखोर जानवर के अटैक की वजह से रिसर्च एक्सपीडिशन को कैंसिल करना पड़ा। रघुवीर एक साइंटिस्ट था, पर जो उसने उस दिन देखा उसका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन उसके पास आज भी नहीं था। वो आकृति इंसानों को खाने वाला चलता फिरता पेड़ था या एक काली चुड़ैल, ये रहस्य उस जंगल के अंधेरों में कहीं खो गया। हे गाइस, आज की कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। अपना और अपने फैमिली का बहुत ध्यान रखिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। सुनते रहिए स्पूक कास्ट अभी और मंजिला के साथ।